everyone, welcome back to MB Class in Labor Law and HR. Today we are breaking down the most high yield historical topic in Code 55, the Labor Commissioner and Committee. आपको पता है ये क्वेश्चन में डायरेक्टली अभी भी आपने 2026 का जून का एग्जाम देखा होगा, हर PYQ में 100% मैच द फॉलोइंग के रूप में आ जाएगा। असेसमेंट रीजनिंग क्रोनोलॉजिकल के बेसिस पे कौन इसका चेयरमैन था, तो ये आज हम जो बार बार हर PYQ में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, आज उस टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी हमारे अगर आपने इतनी लेबर कमिश्नर और कमीशन और ये जो कमिटी पढ़ ली तो इसका मतलब आप कहीं भी आप कोई भी मार्क्स को लूज नहीं कर सकते। तो पूरा कहाँ से पढ़ने वाले, प्री इंडिपेंडेंस एरा 1929 टू 2004 तक जितनी भी हमारी कमिटी हैं, ठीक है। देन आज का हमारे जो रहेंगे, देखो सबसे पहले तो 5 इंडियन लेबर कमीशन पढ़ने आपको, मेन जो आपके हैं, जो पूछता ही पूछता है, हर एग्जाम में आपसे पूछता है, जो भी आप जितनी बार भी आपने एनडीए का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा। देन रॉयल कमीशन लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, या तो वो ईयर के बेसिस पे पूछ लेगा, या इन्होंने क्या दिया था, कहाँ इनका कंट्रीब्यूशन था, या फिर इनका नाम क्या है, दो नाम है, जैसे रॉयल कमीशन व्हाइटली या रेगे, तो इसके बेसिस पे वो आपको कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद ये तो हमारे 5 मेजर लेबर कमिश्नर है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे की लेबर कमेटी। यस, ये जो मेन कमेटी है, अगर आपको याद हो मैंने लेबर वेलफेयर में आपको ऑलरेडी कराई थी, उन कमेटी को भी आपको डिटेल में स्टडी करना है। बस कुछ नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी ईयर में आई थी, कौन चेयरमैन है और इन्होंने कहाँ कंट्रीब्यूट किया है। इतनी 3 चीजें याद कर लो, बस इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन लास्ट में माइनर पढ़ेंगे, वो भी हम आपको आज पूरा डिस्कस कर देंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट हम पढ़ेंगे 5 इंडियन लेबर कमिश्नर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको आप स्किप नहीं कर सकते प्लीज। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछता है, उसको नोट डाउन कर दो सेपरेट, क्योंकि कहीं भी ये सेपरेट नहीं पढ़ाया गया। बस मिनिमम वेजेस पढ़ा तो इसमें बोल दिया आपको कि यस इसका ये रोल है, पेमेंट वेजेस में इसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक्चुअल में इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है आज डिटेल में पढ़ना है। तो आपको पता है फर्स्ट है हमारा रॉयल कमीशन लेबर, जो कि 1929 में आया था, 1931 में इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी, जैसा कि आप सबको पता होगा। रॉयल कमीशन लेबर आपको पता है ये व्हाइटले कमीशन के नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो व्हाइटले थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, रॉयल कमीशन आपको पता है 1929 में आया, 31 में इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई, और ये किसके द्वारा थे, जॉन हेनरी व्हाइटले, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा आया, देखो क्रोनोलॉजिकल भी इसी तरीके से पढ़ना है, दैट्स व्हाई पुट दिस इमेज। अब आपने सेकंड आया 1944, अब आया लेबर आपका कमेटी, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, आपको पता है इसे हम रे कमेटी के नाम से भी जानते हैं। और इसके रिकमेंडेशन की बात करूं तो आपको पता है इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस आया, इसके बेसिस पे मिनिमम वेजेस आया। देन हमारा फर्स्ट नेशनल कमीशन लेबर, जो कि अभी एग्जाम में आया था मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो आपको पता है कौन थे, हमारे गजेंद्र गढ़कर थे। देन हमारा आता सेकंड नेशनल लेबर कमीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे आज की डेट में हमारे 4 लेबर कोड हमारे हुए हैं। तो चेयरमैन कौन थे, रविंद्र वर्मा, ठीक है, 1999 में इनका रिकमेंडेशन आया था। देन 2004 की बात करें नेकस, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सोशल सिक्योरिटी एक्ट आया उसके बेसिस पे। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, रॉयल कमीशन लेबर, ये हमारा फर्स्ट एंड लार्जेस्ट प्री इंडिपेंडेंस कमीशन है, जिन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था कि कंडीशन ऑफ लेबर की इंडिया में क्या है, ठीक है। आपको पता है प्री अगर इंडिपेंडेंस की बात करो, हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत वर्स्ट कंडीशन थी, बहुत ज्यादा पुअर एक्सप्लॉइटेशन था, स्वीट थी। तो इसने क्या किया, उसको चेक किया, उनकी कंडीशन के बेसिस पे स्टडी किया। तो ये हमारा कौन था, 1929 में ये अपॉइंटेड हुए थे, ठीक है। टाइमलाइन रॉयल कमीशन ऑफ लेबर, और सबमिट हो गई थी रिपोर्ट हमारी 1931 में। तो कंफ्यूज मत होना, 1929 टू 1931 है। देन चेयरमैन की बात करूँ तो आपको पता है जॉन हेनरी व्हाइटले थे, डेट्स व्हाई इज कॉल्ड द व्हाइटले कमीशन। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या चेक कर रहा था, क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, बोलो, हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ लेबर इन इंडियन फैक्ट्री प्लांटेशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। यस, ये सारी चीजों को वो देख रहे थे कि क्या हमारी कंडीशन क्या है। तो अब आपने ये हो गया हमारा, ठीक। देन इनकी रिकमेंडेशन क्या है, अगर एग्जाम में कहीं भी पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट आए तो प्लीज 1936 लगाना। देखो एक मैं आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ, आपको पता है कि 1931 में इसका रिपोर्ट सबमिट हुआ, ठीक है। तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो रेक कमिटी और पेमेंट वेजेस एक्ट में, तो याद रखना जब ये आया तो इसके साथ ही कौन सा आ गया हमारा, इसके बाद पेमेंट वेजेस आया, डेट्स वाई इसने ही कंट्रीब्यूशन दिया था कि यस हमें टाइमली वेजेस देना चाहिए। देन
ठीक है। तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट आया, इसने बताया था कि यस आप डिडक्शन नहीं कर सकते हो और ज़्यादा, इसने सारी कंडीशन दे रखी थी। एंड इसने क्या किया था, इम्फेसाइज किया था नीड टू रेगुलेट रिड्यूसिंग वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यही हमारा इकलौता था जिस फर्स्ट हमारा था जिसने ये हमारा बताया था कि नहीं, आपके जो बच्चे हैं और जो आपके हमारे वीमेन है उनके लिए कम आवर्स पे देना है। तो पता है अब ये तो हो गया कि डिडक्टेड, आपको पुअर वर्कर से आपका आर्बिट्रेटरी डिडक्शन नहीं करना। दूसरा, अगर डिले पेमेंट मेथड्स होगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। दूसरा रिकमेंडेशन इसने ट्राइपाइट कंसल्टेशन दिया था, इसने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पर हमारा ILC और SSC आया। याद रखना ये जो हमारा इसी के कंसल्टेशन था, ट्राइपाइट कंसल्टेशन दिया था जिसमें उन्होंने बोला था 2 रेशियो इक्वल टू 1 गवर्नमेंट एंड 1 एम्प्लॉय। तो हमारा गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्व होना चाहिए। और रिकमेंडेशन किसके बेसिस पे थी, उसी के कारण हमारा क्या है इंडिया में, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कमेटी। तो जितना भी इस PPT पे रखा है कोई भी आपका रामायण नहीं है, ये आपका बिल्कुल कट टू कट है कि इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट आपका आता है इसके अंदर। देन अगर हम बात करें इसके बाद, सिंगल रिकमेंडेशन था। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया। तो अगर आपसे वो पूछे, कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि किसके बेसिस पे हमारा ILC आया, तो प्लीज आंसर व्हाइटले कमीशन लगाना। किसके बेसिस पे आपका पेमेंट वेजेज आया, तो प्लीज आपका आंसर रॉयल कमीशन लेबर और व्हाइटले कमीशन होगा। देन कम टू द लेबर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी। देखो अब आपको पता है, पहली अगर आपको क्रोनोलॉजिकल में भी पढ़ना है तो आपको पढ़ना है, तो ये कमेटी जो अपॉइंटेड हुई थी, हमारा जो कमीशन था वो हमारा आया था 1944 में और रिपोर्ट सबमिट हुई थी 1946 में। अब आपको बताया जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में आया, तो इसी के रिकमेंडेशन पे बेसिस पे आया ना। तो यही तो है हमारा कि रे कमेटी भी कहते हैं। इसका था जो हमारा वर्ल्ड वाइड सेकंड आया था। अगर आपको पता हो, जैसे हमारा वर्ल्ड वाइड सेकंड हुआ तो गवर्नमेंट क्या देख रही चाह रही थी कि किस तरीके से हमारे लेबर कंडीशन चेंज हुई हैं। वाइट रिपोर्ट होगी, उसके बाद अब वर्ल्ड वार सेकंड आए तो उसमें चेंजेस देखनी थी, इसे तो उसने क्या किया, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी रख ली, जिसका हेडेड कौन था, डेविड DB रेगे थी। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि रेगे एंड अडारकर, तो प्लीज रेगे में आप याद रखना, रेगे जो कंडक्ट करता है क्या करता है, डेटा कलेक्शन था। किसके बेसिस पे, लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड वेलफेयर के बेसिस पे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है कि इन्होंने क्या चेक किया, कि कैसे लेबर कंडीशन को चेक किया है सिंस द रॉयल कमीशन इज रिपोर्ट। रॉयल कमीशन आई उसके बाद फिर इन्होंने इसमें चेक किया हुआ था। ठीक है, तो इसका काम क्या था, कलेक्ट करना एग्जॉस्टिव फैक्चुअल डेटा रिगार्डिंग द लिविंग स्टैंडर्ड, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर फैसिलिटी एंड वर्कर। रिकमेंडेशन आपको क्या याद रखना, ये वे शुड नॉट मेयरली फॉर बेयर सर्वाइवल बट मोस्ट एफिशिएंट टू मेंटेन। ऐसा नहीं कि सर्वाइवल के लिए, बल्कि ये उसके लिए था कि यस आप एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ लिविंग कैसे जी सकते हो। देन फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट की बात आए तो आपको पता है कि ये जो रिपोर्ट है मोस्ट क्रिटिकल कब आई, पोस्ट इंडिपेंडेंस लेबर सोशल सिक्योरिटी लॉ। आपको पता है हमारे 1944 थी। ठीक है, तो 1946 में तो ये हुई थी फाउंडेशन, जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो लेबर लॉ आए, जो सोशल सिक्योरिटी लाए, उनके लिए फाउंडेशन बना। जैसे आपको पता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, जितना भी बना, ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे बना हुआ है। पर प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका जो रिकमेंडेशन है वो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट है। अगर आपका डार्कर कमिटी है वो इंश्योरेंस है, लेकिन हाँ इससे भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसी के बेसिस पे आपका वर्किंग कंडीशन जितना भी फैक्ट्री एक्ट में है वो सारा हमारा लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी की ही देन है। ठीक है, तो अगर आपको, अब हम पढ़ेंगे 2 नेशनल लेबर कमिश्नर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों ने मुझसे, किसी एक बच्ची ने बोला था कि मैम प्लीज आप इसको कवर करा दो, है ना, तो उसी के बेसिस देखो फर्स्ट नेशनल कमीशन आपको याद क्या रखना है, PB गजेंद्र गडकर। अभी आपको पता है एग्जाम में आया हुआ था। एरा क्लोज इकोनॉमी, ठीक है, सब कुछ इनका ये था कि जो इंटरनल है उसी की इफिशिएंसी को चेक कर रहे थे। देन रिफाइंड द इंडिविजुअल लॉ, इन्होंने क्या किया कि हर किसी का जो लॉ बने होते ना उन्हीं को रिफाइन किया होता, ठीक है, उन्हीं के ऊपर वर्क किया हुआ था। इसी के बेसिस पर ये क्या था, इंडस्ट्री रिलेशन कमीशन थे। लेकिन जैसे ही हमारा सेकंड नेशनल लेबर कमीशन आया, आपको पता है 1999 में आया था, तो और इसकी जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी वो 2002 में हुई थी। ये जो चेयरमैन थे वो रविंद्र वर्मा थे। इनका जो ओपन इकोनॉमी थी, इन्होंने क्या था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया था। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे कंसोलिडेटेड सबको लॉ को कंसोलिडेट किया, देन उसे 4 न्यू लेबर कोड्स में डिवाइड किया, जो आपको पता है कि आज की डेट में वो ऑपरेशन में भी आ
चुके हैं। तो सब बच्चों को पता है कौन कौन से हैं, हमारा इंडस्ट्री रिलेशन कोड है, कोड ऑफ वेजेज है, एंड हमारा सोशल सिक्योरिटी है, और आपका ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन है, इन्हीं की बेसिस पे। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट एंड एशिया कमीशन की बात करूं तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने क्या किया, लेबर को रिव्यू किया कि कैसा वहाँ का कंडीशन है, क्या हो रहा है। देन इनका जो अपॉइंटमेंट की दिसंबर 1966 में हुई थी, और रिपोर्ट जो हमारी हुई थी 1969 में हुई थी। फर्स्ट एशिया कमीशन की बात करें ना गजेंद्र गडकरी की, तो इनका जो पहला वो क्या हुआ था, अपॉइंट हुई 1966 में, और 3 साल बाद रिपोर्ट सबमिट हो गई। याद रखना चेयरपर्सन कौन सा, चीफ जस्टिस पीवी गजेंद्र गडकरी थे, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो लेबर कंडीशन है उनको चेंज करना, क्योंकि आपको पता है 1947 में जो बना हुआ था उसको बहुत टाइम हो चुका था। तो उन्होंने बोला कि यस, हमें कुछ नेसेसरी लीगल वेलफेयर रिफॉर्म लेने की जरूरत है। देन हमारे कौन कौन से रिकमेंडेशन है, अगर एग्जाम की बात करूं तो पहला इंडस्ट्री रिलेशन कमीशन, इन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंडेट किया था कि हमारी सेंट्रल और स्टेट लेवल पे हमारी इंडस्ट्री रिलेशन कमीशन होना चाहिए, जो कि आपके डिस्प्यूट, जो भी स्ट्राइक, लॉकआउट, यूनियन रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट है वो आपको सॉल्व कर सके। देन सेकंड है हमारा नेशनल मिनिमम वेजेस, इन्होंने दूसरा हमारा नेशनल मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट दिया था, जो कि आपको पता है कि उन्होंने बोला फिक्स है नेशनल मिनिमम वेजेस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। देन तीसरा ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन, यस इन्होंने ग्रांटिंग स्टैट्यूटरी लीगल रिकॉग्निशन दी थी कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड यूनियन इंडस्ट्री एज ए सोल बार्गेनिंग एजेंट, ठीक है। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी ये सारी, और इन्होंने किसको सपोर्ट किया था, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस, जो कि आपको बताया ISC 1957 कॉन्फ्रेंस में जो आया था, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस, जिसमें आपने बोला होता है कि हमारे 3 कंजप्शन यूनिट के बेसिस पे देना है, 2700 कैलोरी के बेसिस पे देना है, उनको एटलीस्ट इतना दो कि वो अपने घर की और 2700 कैलोरी ले सकें, 18 यार्ड्स क्लॉथ्स ले सकें, और उनका 20% उनका जो अलाउंसेस था वो था, और बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और इसमें 6 फैक्टर ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस कहाँ से आया, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर से आया। अब आते हैं हम सेकंड नेशनल लेबर कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम परस्पेक्टिव से, ये मोस्ट क्रिटिकल कमीशन है बिकॉज इट लीड टू एग्जिट ग्राउंड वर्क फॉर द न्यू लेबर कोड, जो आज की डेट में लेबर कोड आए हैं वो सारा हमारा इसी के बेसिस पे है। तो याद रखना ये अपॉइंट हुए थे 1999 में, और इनकी रिपोर्ट हुई थी 2002 में। सोचो 2026 में जाके अब ये एक्ट बने हुए हैं, तो ये कितना टाइम लगा हुआ है इन सारी चीजों को बनाने में। तो चेयरपर्सन कौन से थे, हमारे रविंद्र वर्मा थे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि फॉलोइंग 1991 LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, रिफॉर्म फॉरेन इन्वेस्टर, ये बोलते जो हमारे इंडियन के जो लेबर लॉ थे ना वो बहुत रिजिड थे, आउटडेटेड थे। तो उन्होंने क्या किया कि इन सारे लॉ को मॉडर्नाइज किया, सिंप्लीफाई किया, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, ठीक है। अब इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो आपको पता है पहली बात तो इन्होंने क्या किया, कंसोलिडेशन ऑफ लॉ, सारे जितने भी हमारे 44 एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेवल लॉ थे उनको हमारा इन्होंने 4 भागों में बांटा। याद रखना एक्चुअल में हमारे 29 लेवल लॉ है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको 29 ही बताना है, 29 को 4 डिवाइड्स किया है, ठीक है। तो कौन कौन से मैं बताया आपको पता है, कोड ऑफ वेजेस में दिया, इंडस्ट्री रिलेशन में कोड ऑफ वेजेस जिससे बच्चों को पता होगा, पेमेंट मिनिमम, आपका बोनस, ठीक है, और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है। इंडस्ट्री रिलेशन में आपका ट्रेड यूनियन एक्ट है, और आपका इंडस्ट्री स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, और इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट है। देन सोशल सिक्योरिटी में हमारे हैं, और उसके अलावा हमारे ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन में भी बहुत सारे एक्ट हैं जो कि आपको सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। तो 9 हमारे OSH में, और सोशल सिक्योरिटी में हमारे 13 है। देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर फोकस, यस इन्होंने रिकमेंडेड किया था कि जो हमारे गिग वर्कर हैं, जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको भी अम्ब्रेला इसमें इन्वॉल्व कर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी फोकस किया था। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर की बात करूँ तो यस उन्होंने कुछ ऐसे रूल बनाए हैं कि आप जो बिजनेस है ना आप इजिली ओपन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, हायर एंड फायर, पहले क्या था, अगर आपकी कंपनी में 100 वर्कर हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से कि यस आपको ले ऑफ करना है, रिट्रेचमेंट करना है। लेकिन अब क्या हो गया, अब इन्होंने क्या किया कि 300 लिमिट कर दी। तो ये कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी हो गई एम्प्लॉयर के लिए कि अगर उनके यहाँ पे 299 है तो वो इजी टू हायर, इजी टू फायर कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हेल्प किया बिजनेस को ग्लोबली
कम्पीट करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रिक्ट सेफ्टी नेट दे दिया, जस्ट लाइक अ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जो कि हमारे वर्कर के लिए है। ठीक है, वर्कर के लिए भी अच्छा था, कहीं ना कहीं उन्होंने एक तो आपने इंटरेस्ट रेट में पढ़ा होगा, देन उन्होंने फंड क्रिएट करे, उन्होंने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट लेके आए, तो वर्कर के लिए भी इजी था। देन स्ट्राइक रेगुलेशन की बात करूं तो पहले क्या था, प्रपोज मेकिंग ए स्ट्राइक वॉलेट एंड स्ट्रिक्ट नोटिस पीरियड मैंडेटरी। तो उन्होंने पहले क्या था, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए थे, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया कि आपको 14 डे का नोटिस देना ही पड़ेगा, आप किसी भी फर्म किसी भी इंडस्ट्री से क्यों ना हो। ठीक है, अब हम पांचवी जो पढ़ेंगे, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर एंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, NCEUS। प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। द कमीशन वाज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू मासिव इनफॉर्मल वर्कफोर्स। ये जो कमीशन आया था ये हमारे इनफॉर्मल वर्कफोर्स के लिए आया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए आया था। आपको पता है ये जो हमारी अपॉइंट हुए थे हमारे 2004 में, अर्जुन सेनगुप्ता, डॉक्टर अर्जुन सेनगुप्ता हमारे आए थे। देन फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई थी हमारी 2007 टू 2009 में। ठीक है, तो याद रखना अर्जुन सेनगुप्ता ही हमारे नेकस के हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव है इनहेंस द प्रोडक्टिविटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उन्होंने बोला कि जो आपको पता है अनऑर्गेनाइज हमारी इंडिया में कितने 90% है, और ऑर्गेनाइज सिर्फ 10% है, जिनको सारी बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो भी हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए और इंश्योर करने के लिए उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। इन्होंने बोला कि यस, प्रपोज किया था नेशनल मिनिमम सोशल सिक्योरिटी मॉडल, कि यस कोई भी एम्प्लॉय हो, ठीक है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ओल्ड एज पेंशन इन ऑल एम्प्लॉयज इनफॉर्मल वर्कर, मतलब सब कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, इनफॉर्मल सोशल सिक्योरिटी, भले वो किसी भी सेक्टर के हों। दूसरा है हमारा कंडीशन ऑफ वर्क। कंडीशन ऑफ वर्क, यस उन्होंने रिकमेंडेड किया था कि जो वर्किंग आवर्स हैं, सेफ्टी वेज है, वो दोनों के लिए होना चाहिए, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनफॉर्मल लेबर। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कौन चेयरपर्सन थे, अर्जुन सेनगुप्ता थे, और इन्हीं के बेसिस पे हमारा एक नया एक्ट आया जो कि नाम क्या है, वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ओके, समझ में आ रहा है? प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए, मैंने सारा क्रक्स दे दिया आपको, और ये आपको अच्छे से पढ़ना है, क्रोनोलॉजिकल कौन किसका चेयरमैन था। ठीक है, अभी से पढ़ोगे जब भी आप दिसंबर के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल लेबर कमेटी। तो अब ये हमने कमीशन 5 कमीशन पढ़ लिए। प्लीज आप मुझे कमेंट में बताना सिस्टमेटिकली ईयर के साथ सारे बच्चे कि सबसे पहले कौन सा कमीशन आया था, फिर कौन सा आया था, लास्ट में पांचों कमीशन के ईयर चाहिए, चेयरमैन चाहिए, कमेंट सेक्शन में प्रॉपर। देन अब हम पढ़ेंगे कमिटी ऑफ फेयर वेजेस। आपको पता है ये भी मेजर कमिटी है जो कि 1948 में आई थी। इसका जो था, इन्होंने 3 हमारे डिवाइड किए थे, 3 टायर्स ऑफ वेजेस दिया था, मिनिमम वेजेस प्लस फेयर वेजेस एंड लिविंग वेजेस। मिनिमम वेजेस आपको पता है बेयर सर्वाइवल एफिशिएंसी, अगर आपकी कंपनी की कैपेसिटी हो या नहीं हो आपको 100% देना ही पड़ेगा। फेयर वेज किसके बेसिस पर डिपेंड है, कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री पे, कि अगर आपका कैपेसिटी है तो आप दे सकते हो। लिविंग वेज हमारा सबसे हाईएस्ट होता है, और इसमें हमारी हेल्थ एंड एजुकेशन भी इंक्लूड होती है। तो सिर्फ कमिटी ऑफ फेयर वेज कब आई थी और इन्होंने क्या दिया था, ये हो गया। ठीक है, इन्होंने हमारे वेज के कैटेगरी दी थी। देन अगर मैं बात करूं आपकी प्रोफेसर BF अडारकर कमेटी, तो याद रखना जो अडारकर कमेटी आई थी ये कब आई थी, 1943 में आई थी। ठीक है, और इसका क्या कंट्रीब्यूशन था, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ड्राफ्ट अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर इंडस्ट्री वर्कर। तो अब इसमें क्या हुआ है कि ये हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट हुई थी, इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दी थी इंडस्ट्री वर्कर के लिए। इसी उसके कारण हमारा कौन सा एक्ट आया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना, कौन सा एक्ट आया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, हमारा अडारकर कमेटी की ही देन है। देन हमारा आया गुरुपद स्वामी कमेटी, है ना, गुरुपद स्वामी कमेटी आई थी हमारी 1979 में, और ये कमेटी किस पे फोकस कर रही थी, चाइल्ड लेबर पे। ठीक है, गुरु मतलब चाइल्ड लेबर पे फोकस कर रही थी। इन्होंने क्या किया था, स्टेट दैट एज अ लॉन्ग एज पॉवर्टी कंटिन्यू इट विल बी इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। उन्होंने बोला जितना पॉवर्टी रहेगी फिर हम कंप्लीटली चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रिकमेंडेड बैनिंग इट इन हजारियस एरिया और रेगुलेटिंग इट नॉन हजारियस एरिया। तो इन्होंने बैन किया था कि यस आप हजारियस एरिया में जो चाइल्ड है वो काम नहीं कर सकते और नॉन हजारियस एरिया में कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ कंडीशन लेके आया था। तो इसी के रिकमेंडेशन के कारण हमारा चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 आया। याद रखना ये कोई भी लेबर कोड में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हमारा ये एक्ट है।
ठीक है। अब आते हैं बूथ लिंगम स्टडी ग्रुप। ये जो आया था ये हमारा 1978 में आया था। इसके जो चेयरमैन थे वो एस बूथ लिंगम थे और इसका कंस्टिट्यूटेड बाई स्टडी ऑफ वेज इनकम एंड प्राइसेस। इन्होंने क्या किया, स्टडी करी थी वेज की, इनकम की, प्राइसेस थी। तो इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया था, नेशनल मिनिमम वेजेस। ठीक है, याद रखना, नेशनल मिनिमम वेजेस दिया था और उसको लिंक किससे किया था, हमारी प्रोडक्टिविटी एंड नेशनल इनकम से। ठीक है, तो ये ऐसे इन्हीं के बेसिस पे आपको अगर पता हो तो ये कंपनसेशन थ्योरी में पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, जो हमारे बूथ लिंगम स्टडी ग्रुप है उसने वेजेस के बारे में आपकी स्टडी करी थी और उन्होंने जो मिनिमम वेजेस है उसको किसके थ्रू लिंक किया था, प्रोडक्टिविटी एंड नेशनल इकोनॉमिक्स से। देन पांचवी है हमारी सैनत मेहता कमेटी। आपको पता है ये आई थी हमारे 1982 में और इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो हमारा बाय द नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ये किसके द्वारा अपॉइंट हुई थी, नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुई थी, जो हमारा फर्स्ट नेशनल लेबर कमीशन था। रिकमेंडेड टू स्टेब्लिश इन जब फर्स्ट आपने अगर मैं अभी आपने फर्स्ट नेशनल लेबर कमीशन पढ़ा हुआ तो उसने ये बोला था कि हमें एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन करना है, जो भी कोई भी डिस्पाइट होता है स्ट्राइक लॉकआउट के करिए तो हम उसमें सॉल्व कर देते हैं, उसी को करने की स्ट्रांगली रिटेरिएट। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा आया कि ये हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेबर टू एडजस्ट लेबर डिस्प्यूट विदाउट द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर हमारा सैनट मेहता कमेटी आई थी जो कि नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपॉइंट हुई थी। ठीक है, तो आधारकर कमेटी याद रखना, हेल्थ इंश्योरेंस को इसने टारगेट, वर्कर की हेल्थ को टारगेट किया था और इसके बेसिस पर हमारा ईएसआई एक्ट आया। कमिटी वेज वेजेस में से मिनिमम फेयर लिविंग वेजेस को डिफाइन किया था और इसने वेज स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। गुरुपद स्वामी, इन्हें चाइल्ड लेबर एक्ट आया। बूथ लिंगम हमारा इकोनॉमी को देखा, स्टडी किया वेज इनकम एंड प्राइसेस के लिए। ठीक है, अभी 3 माइनर कमेटी और हैं। अगर आपने ये सारी कमेटी पढ़ ली तो आपका कोई भी कमेटी स्किप नहीं है। तो आपको पता है पहली है रामानुजन कमेटी जो कि 1990 में आई थी, जो कि सजेस्ट की थी न्यू कम्प्रहेंसिव इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉ एंड चेंज टू द ट्रेड यूनियन एक्ट। तो यस, इन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉ सजेस्ट किए थे और उन्होंने बोला था कि यस ट्रेड यूनियन एक्ट में भी चेंजेस करने के लिए सजेस्ट किया था। और दूसरी है हमारी मालविया कमेटी। मालविया कमेटी आपको पता है कमिटी ऑन लेबर वेलफेयर कहलाती है और इसके बेसिस पर हमारे 3 तरह के आए थे, स्टैचुरी, नॉन स्टैचुरी एंड वॉलंटरी। ठीक है, तो हमने सारे ये सोशल सिक्योरिटी में पढ़े हुए हैं। इन्होंने वेलफेयर स्कीम दी थी। ओके, देन हमारा आया सचार कमेटी। सचार कमेटी किसके बेसिस पे थी, एमआरटीपी। एमआरटीपी मतलब होता है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। पहले क्या था, जैसे बिजनेस है अब उनके पास मोनोपोली आ गई, तो मोनोपोली आ गई तो जैसे उन्होंने क्या किया कि वेजेस एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और हायर प्राइसेस पे देना स्टार्ट कर दिया। तो इस चीज को रोकने के लिए, जो मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्ट ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए सचार कमेटी आई और स्ट्रांगली रिकमेंडेड किया था इसने वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट को एट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेबर। ठीक है, तो ये प्लीज 3 कमेटी आप अच्छे से पढ़ लेना। इट मीन्स आपका सारी जितने भी लेबर कमिश्नर है, अगर आपको ऐसे ही टॉपिक चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। और हाँ, आप बच्चों के लिए एक न्यूज है मेरे लिए कि आप सारा मुझे कमेंट में पूरा सिस्टमेटिकली लगाओगे। अगर आप कोई कंप्लीट, अगर कोड 55 का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो दिसंबर के लिए, तो प्लीज हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करिए, जो कि आपका 299 है। ठीक है, 299 है, सिर्फ 299। ओके, और अगर आपको कोई भी ऐसे टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और हम उस टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।